9 मई 1857 की है। बगावत की आग तो चारों तरफ फैल ही रही थी, लेकिन यह घटना तिल्ली का काम किया। मेरठ के सिपाहियों ने बैरक पर हमला बोल दिया, बंद सिपाहियों को आज़ाद करा लिया, अपने अंग्रेज अफसरों को मार दिया, हथियार लूट लिया, उनके संपत्तियों को नष्ट कर दिया गया, उनकी इमारतों और संपत्तियों को अपने कब्जे में ले लिया और उन्होंने फिरंगियों के खिलाफ, अंग्रेज़ों के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर दिया। पूरे देश में अंग्रेजी शासन को समाप्त करने के लिए आतुर थे, आमदा थे। लेकिन सवाल यह हुआ कि अंग्रेज के बाद देश का शासन कौन चलाएगा। लेकिन अंग्रेज के शासन कौन चलाएगा, इसका भी लोग उपाय ढूंढ लिया और ये लोग मुग़ल सम्राट के आखिरी जो शासक थे बहादुर शाह जफ़र, इनको शासन सौंपना चाहते थे। इसलिए वहाँ से अपने सिपाहियों के साथ दिल्ली की ओर कूच कर गए। 10 मई 1857 को रात में सभी सिपाहियों ने वहाँ से टोली बनाकर दिल्ली लाल किला पहुँच गए और वे लोग बहादुर शाह जफ़र से मिलना चाहते थे। जैसे दिल्ली में आने की खबर हुई तो दिल्ली में जो अन्य बैरक थे वे भी इस टुकड़ी के साथ, बगावती सिपाहियों के साथ हो लिए और वहाँ भी कई बैरकों पर हमला किया गया, जैसे मेरठ में हुआ था। और विजयी सिपाहियों ने लाल किला के आसपास जमा हो गए थे और बादशाह से मिलना चाहते थे। लेकिन बादशाह अंदर से डर रहे थे अंग्रेज़ों की विशाल ताकत देख करके। लेकिन जब सिपाहियों का जोश देखा तो उनके अंदर भी ये जोश आया और सिपाहियों ने किले के अंदर घुस गया और बहादुर शाह जफ़र को अपना नेता घोषित कर दिया। और बहादुर शाह जफ़र भी बगावती सिपाहियों के साथ हो गए और वहाँ से ऐलान किए कि जो जो देश भर के राजा, मुखियाओं और अंग्रेज़ के जो खिलाफ थे, शासकों को चिट्ठी लिख करके यह संदेश भेजा कि सब एकजुट होकर के संघ बना करके अंग्रेज़ के खिलाफ लड़ाई में शामिल हो जाए। और इसका परिणाम यह हुआ कि जहाँ जहाँ अंग्रेज़ों के खिलाफ बगावत भड़की, उन लोगों के अंदर एक जोश भरा और अंग्रेज़ के खिलाफ विद्रोह में शामिल हो गए, क्योंकि यह बहादुर शाह जफ़र का ऐलान था। क्योंकि उस समय ज़्यादातर मुग़ल साम्राज्य का ही शासन थे। छोटे शासक और रजवाड़े मुग़ल साम्राज्य के नाम से ही शासन चलाते थे। ब्रिटिश शासन से भयभीत जो छोटे शासक थे वे सोचने लगे कि अगर मुग़ल साम्राज्य दोबारा से अपना शासन स्थापित करते हैं तो उनके अधीन हम शासन चला लेंगे और चलाएंगे। इसलिए इस विद्रोह में शामिल हो गए। अंग्रेज़ों को लगता था कि ये कारतूस के मुद्दे को लेकर के हुई बगावत कुछ दिनों में शांत हो जाएगी, लेकिन उनका अनुमान गलत था। जब बहादुर शाह जफ़र ने इस विद्रोह को समर्थन दे दिया तो स्थिति बदल गई। कहा जाता है कोई रास्ता दिखने लगता है तो उत्साह और बढ़ जाता है। बादशाह के इस पहल से इन लोगों का उत्साह और बढ़ गया। इस घटना के बाद एक रेजिमेंट में विद्रोह होने लगे, बगावत किया जाने लगा। दिल्ली, कानपुर, लखनऊ, कई जगहों पर टुकड़ियों के साथ देने के लिए शामिल होने लगे। उनकी देखा देखी कस्बों में, गांवों में, शहरों में बगावत के रास्ते पर चलने लगे। मुखियाओं, जमींदारों के पीछे संगठित होने लगे और अपनी सत्ता स्थापित करने के लिए और अंग्रेज़ों से लोहा लेने के लिए तैयार हो गए। स्वर्गीय बाजीराव पेशवा के दत्तक पुत्र नाना साहेब ने कानपुर के पास सेना इकट्ठा किया और सैनिकों को खदेड़ दिया, ब्रिटिश सैनिकों को, और खुद को पेशवा घोषित किया।
अपने आप को बहादुर शाह जफर का गवर्नर मानने लगे। लखनऊ के राजगद्दी से हटाए गए नवाब वजीद अली शाह के बेटे वर्जिस कद्र को नया नवाब घोषित किया गया और वर्जिस कद्र ने भी बहादुर शाह जफर को अपना सम्राट मानने लगे। उनकी मां बेगम हजरत महल भी बगावतियों को समर्थन दिया और बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। में भी रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे के साथ अंग्रेज़ों का मुकाबला किया और अंग्रेज़ों के सिपाहियों को चुनौती दी। मध्य प्रदेश के मांडला क्षेत्र में राजगढ़ की रानी अवंतीबाई लोधी ने 4000 सैनिकों के साथ अंग्रेज़ों के सैनिकों को परास्त किया, क्योंकि ब्रिटिश सरकार ने, ईस्ट इंडिया कंपनी ने उसके राज्य को समाप्त कर दिया था, राज्य के प्रशासन को अपने नियंत्रण में ले लिया था। विद्रोही टुकड़ियों के सामने अंग्रेज के सैनिक हारते जा रहे थे, अपस्त हो रहे थे। अब ऐसा लगने लगा कि ब्रिटिश यहाँ से चले जाएंगे, कंपनी की विदाई तय है। लोगों का विद्रोह में शामिल होने से और आत्मविश्वास बढ़ने लगा। खास तौर से अवध के इलाके में चारों तरफ से बगावत फैलने लगी। 6 अगस्त 1857 को कर्नल टाइटलर ने अपने कमांडर इन चीफ को एक संदेश भेजा था, जिसमें कहा गया था, हमारे लोग विरोधियों के आगे टिक नहीं पा रहे हैं, विरोधियों की संख्या बढ़ते जा रही थी, एक एक गांव हमारे विरोधी हो गए हैं और हमारे लोग लगातार लड़ाई से थक हार गए हैं, जमींदार भी हमारे खिलाफ हो गए हैं। इस दौरान बहुत सारे नेता सामने आए और इस बगावत में बढ़ चढ़ कर के हिस्सा लिया। फैजाबाद के एक मौलवी अहमदुल्ला शाह ने भी फौज इकट्ठा करके अंग्रेज़ों से लोहा लिया और लड़ने के लिए लखनऊ गए। दिल्ली में अंग्रेज़ों के साथ लड़ने के लिए बहुत सारे धर्म योद्धा इकट्ठा हुए। बरेली के सिपाही बख्त खान ने अपने सैनिक टुकड़ी के साथ दिल्ली के लिए रवाना हुए। बिहार के एक पुराने जमींदार बाबू वीर कुंवर सिंह, जो 80 वर्ष के अवस्था में अंग्रेज़ों से लोहा लिया था और अपने जान गंवा दी। अगस्त सितंबर के आते आते अंग्रेज़ों की स्थिति बदल गई और कंपनी ने ब्रिटिश से बहुत सारे सैनिक मंगाए गए इस विद्रोह को कुचलने के लिए। नए कानून बनाए गए, जहाँ जहाँ विद्रोह के केंद्र थे उसको दबाने के लिए धावा बोला गया। सितंबर 1857 में दिल्ली में दोबारा अंग्रेज़ों का कब्जा हो गया। बहादुर शाह जफर को कैद कर लिया गया, उन पे मुकदमा चलाया गया, उनके बेटों को आंखों के सामने गोली मार दी गई, उनको आजीवन कारावास की सज़ा दी गई और कारावास में उनको बर्मा के रंगून जेल में भेज दिया गया। अपने पत्नी और नाती बेटों के साथ जो बचे हुए थे उनके वारिस वहीं पे उनको अंतिम सांस ली। कहा जाता था कि अपनी गुलामी स्वीकार करने के लिए उनके बेटों के सर कलम करके सिर तस्तरी में सामने पेश किया गया, फिर भी वे विचलित नहीं हुए और उनकी गुलामी स्वीकार नहीं की और जेल में रहना पसंद किया। 1862 में बहादुर शाह जफर ने रंगून जेल में ही अंतिम सांस ली। मार्च 1858 में लखनऊ को कब्जा कर लिया गया अंग्रेज़ों के द्वारा। जून 1858 में रानी लक्ष्मीबाई को भी शिकस्त दी गई और वीरगति की प्राप्त हुई। यही हाल रानी अवंतीबाई लोधी के साथ भी हुआ और जो नेतृत्व करने वाले बगावती विद्रोही नेता थे, सेनापति थे, एक एक करके मारे गए
कितने लोगों को जेल में डाल दिया गया और इन कुछ लोग भूमिगत हो गए तो उनको पकड़ने के लिए इनाम घोषित किया गया और कई जमींदार को उनको ज़मीन से बेदखल कर दिया गया। जो उनके वफादार ज़मींदार थे उनको यह आश्वस्त किया गया कि ज़मीनें आपसे नहीं छीनी जाएगी। कहा जाता था कि जो अंग्रेज़ों की हत्या नहीं की है उनको बरी कर दिया जाएगा अगर वो आत्मसमर्पण कर देते हैं कि ज़मीन और ज़मींदारी सुरक्षित और संरक्षित रहेंगे। सैकड़ों सिपाहियों, नवाबों, ज़मींदारों, बगावती सिपाहियों पर मुकदमा चलाया गया और फांसी दी गई। अब इसके बाद हम आते हैं विद्रोह के परिणाम क्या हुए। ब्रिटिश संसद ने 1858 में एक कानून पास करके ईस्ट इंडिया कंपनी से सत्ता ट्रांसफ़र करके, हस्तांतरण करके ब्रिटिश संसद और ब्रिटिश मंत्रिमंडल में उसके मंत्रिमंडल के एक सदस्य को भारत मंत्री बनाया गया और उससे संबंधित मामलों को देखने के लिए एक काउंसिल या भारत लेजिस्लेटिव काउंसिल कहा गया और जो उसका हेड होगा वो वायसराय या भारत सचिव के रूप में पद दिया गया या उसको गवर्नर जनरल भी कहा जाता है। और उसे इंग्लैंड के राजा या रानी का प्रतिनिधि के रूप में माना गया। और जिन कारणों से यह बगावत हुई थी उन कारणों पर फोकस किया गया और ज़मींदारों, भूस्वामी को यह आश्वासन दिया गया कि आपकी ज़मीनें नहीं छीनी जाएगी, वे अपनी रियासत और वंशज को दे सकते हैं। दत्तक पुत्रों को सौंपने की छूट दी गई बशर्ते कि ब्रिटिश की रानी की अधीनता स्वीकार कर ले और भारतीय शासकों को ब्रिटिश शासन के अधीन चलाने की छूट दी गई। और सेना में भारतीय सिपाहियों का अनुपात कम कर दिया गया और अंग्रेज़ों के सिपाहियों की संख्या बढ़ा दी गई और यह भी तय किया गया कि बिहार, मध्य भारत, अवध, दक्षिण भारत से सिपाहियों की भर्ती में इनके जगह गोरखा, सिखों और पठानों को ज़्यादा भर्ती किए जाए। वैसे मुसलमानों के जो ज़मींदार और रियासत थे उनको संदेह के दृष्टि से देखा जाता था। उनको लगता था कि यही लोग मूल कारण थे विद्रोह को भड़काने वाले और उनकी रियासत संपत्ति को जब्त कर ली गई। और अंग्रेज़ों ने यह भी फैसला लिया कि भारतीय रीति रिवाजों और परंपरा में इंटरफेयर नहीं करेंगे और भूस्वामियों और ज़मींदारों के रक्षा करने के लिए और ज़मीनों की रक्षा करने के लिए उनके अधिकारों की अस्थायित्व देने के लिए कई नीतियां लागू की गई। तो इस प्रकार देखें, कहा जाता है कि 1857 भारत का प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन था। इस घटना के बाद भारतीयों में एक राष्ट्रवादी भावना को जगाया और अंग्रेज जो शासन में चूर सत्ता को हिलाने की और डगमगाने की, कुर्सी हिलाने की ये घटना घटी और भारतीय लोगों को लगा कि नहीं, अगर ये तो जो भी घटनाएं घटी ये प्लानिंग वे में नहीं किया गया था, यह स्वतः प्रस्फुटित घटना थी। अगर इसको हम योजनाबद्ध तरीके से ये बगावत हुआ होता तो इसका प्रभाव और भी कुछ ज़्यादा होता, इसलिए इसको विद्रोह नाम दिया गया। ये सडनली उठने वाला विद्रोह था। धन्यवाद।